तो ये एक क्वेरी रहती है जब भी जिन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, जो बिगिनर होते हैं जनरली, जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं अगर आपका डेवलपर बैकग्राउंड है, ठीक है? या फिर आप आईटी में पहले काम कर चुके हैं और आपको स्विच करना है, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, ठीक है? तो आपके लिए एपसेक यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जानना ज़्यादा सही रहता है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा टारगेट रहेगा ये। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होगा। बाकी कोई भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अगर आना चाहता है, चाहे वो दूसरे स्ट्रीम से आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? आसान शब्दों में बिल्कुल, बहुत ईज़ी समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको पता है कि देखो चोर कैसे काम करते हैं, ठीक है? अगर आप एक चोर हो, ठीक है? बनना मत, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप एक चोर हो और आपको किसी के घर में घुसना है, ठीक है? अगेन जस्ट एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे सबसे पहले कि या तो दरवाज़ा खुला मिल जाए किसी का, ठीक है? या फिर कोई विंडो हो जिसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है? तो घर में घुसने के यही कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या फिर आप कोई अननोन बनने की कोशिश करोगे, मतलब कोई नोन पर्सन की तरह एक्ट करने की कोशिश करोगे कि आप जानते हो घर में शादी का कार्ड वार्ड लेके जा सकते हो किसी का। तो मतलब ऐसी चीज़ें आप ट्राई करोगे, है ना? तो वो एक तरीके से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब घर में घुसना। ऐसे ही हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो हम उस वेब एप्लीकेशन के अंदर घुसना चाहते हैं। उसमें एक्सेस एक बारी ग्रांट करना चाहते हैं कि हमें कोई एक्सेस मिल जाए कहीं से, ठीक है? तो कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी मिल जाए। तो जो हम दरवाजे और जो हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, वो वेब एप्लीकेशन के केसेस में वल्नरेबिलिटीज़ कहा जाएगा उनको, ठीक है? चाहे वो वेब सर्वर की मिसकॉन्फ़िगरेशन ले लो, ठीक है? चाहे वो मतलब डायरेक्टरी ट्रैवर्सल जैसे अटैक होते हैं कि वेब सर्वर पे मिसकॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, डायरेक्टरी ओपन कर रखी है या फिर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स यूज़ कर रखे हैं। तो ये चीज़ें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? ऐसे ही घर वाले एग्ज़ाम्पल में इनको हम जो कहेंगे कि दरवाज़ा खुला है या फिर विंडो खुली हुई है, ठीक है? तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई दोज़ वल्नरेबिलिटीज़ एंड उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं या नहीं, वो भी चेक करते हैं। ठीक है? तो ये बहुत एक सिंपल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आप दिमाग में बिठा लो कि हम इश्यूज़ या वल्नरेबिलिटीज़ कह लो, उनको हम ढूँढते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं सो दैट हमें पता चल पाए कि उसका क्या इम्पैक्ट है। और फिर उसको फिक्स कराने के लिए हम डेवलपर के पास लेके जाते हैं। तो चाहे हम मैनेजमेंट टीम को शेयर कर दें, ठीक है? चाहे हम जो प्रोजेक्ट टीम है उसको शेयर कर दें, चाहे हम डेवलपर को डायरेक्ट शेयर कर दें, सो दैट वो उसको फिक्स कर पाएँ। तो हमारा काम यही नहीं होता कि हम इश्यूज़ ढूँढें और उसको एक्सप्लॉइट करें। हमारा काम ये भी होता है कि हम डेवलपर को समझाएँ कि देखो ये इश्यूज़ हैं, इसको आप ऐसे फिक्स कर सकते हो व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ सजेस्टेड रेमेडिएशन और ये प्रोसीजर है उसका, तो आप ये कर दो। तो ये अब सारा कंटेंट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट में, ठीक है? अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, देखो वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ एंड्रॉइड से अलग होंगी, ठीक है? क्योंकि एंड्रॉइड इज़ अ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म राइट? मोबाइल डिवाइस है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब एप्लीकेशन की ब्राउज़र बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कह लो, क्लाइंट साइड होती हैं वल्नरेबिलिटीज़, है ना? जो कि आपके एंड्रॉइड में नहीं मिलेगी, ठीक है? जो एंड्रॉइड की जो नेटिव एप्लीकेशन है उनमें। तो थोड़ी-सी अलग होती हैं वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़। ओएस टॉप 10 उसमें बहुत फेमस है, ओएस पे एक स्टैंडर्ड है। मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें कवर करूँगा। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ सारी चीज़ें कवर होंगी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये वो। वैसे मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, बट एक थोड़ा-सा और ईज़ी वे में मैं इसको करूँगा कवर, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? सो डोंट वरी आप इस कोर्स को करके ही आप ये कह सकते हो कि हाँ, ठीक है, वेब एप्लीकेशन अब मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है। चाहे मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तब भी मैं वेब एप्लीकेशन सीख जाऊँगा इस कोर्स से। ये मेरा एक एम है, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन penetration testing would be to identify web application related vulnerabilities, then exploit them to understand their impact and severity of the issues, ठीक है? और उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो आप ओवैस हम फॉलो करेंगे। ओवैस को बिल्कुल ओवैस पे एक स्टैंडर्ड है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो उसने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उस और वो टॉप 10 रिलीज़ करता है। टॉप 10 2017 आई थी, जो लेटेस्ट आई थी। उससे पहले 2013 बहुत फॉलो होती थी। तो सब बताऊँगा मैं इसको डिटेल में। टूल्स जनरली हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे बर्ब सूट। बर्ब सूट भी बोलते हैं, बर्ब स्वीट भी बोलते हैं, वो अपनी-अपनी प्रोनंसिएशन है। ठीक है? मैं इसको जनरली बर्ब सूट ही बोलता हूँ।
बर्ब सूट कई लोग बोलते हैं, तो उतना कुछ नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बर्ब सूट का भी हम पूरा ट्यूटोरियल करेंगे, सो दैट एक बर्ब सूट का ट्यूटोरियल हो जाएगा, दैट वुड बी कवर्ड एज अ डिफरेंट प्लेलिस्ट। वो हम ट्राई हैकमी के जरिए करेंगे, और ये जो दूसरा है वेब एप्लीकेशन का, ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे, सो दैट दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाएं। जिसको बर्ब सूट आता है, जिसको टॉप 10 आती है और ओएस का पूरा आता है, सारे टेस्ट केसेस आते हैं, वो वेब एप्लीकेशन में जा सकता है, जॉब भी ढूंढ सकता है वो। ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। सो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ कि आपको एज अ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर एक जॉब चाहिए, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब बेसिक्स, फंडामेंटल्स सब बोलते हैं, बट होता क्या है, क्या क्या आपको आना चाहिए, उसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे वेब सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स HTTP, HTTPS, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, टाइप ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, है ना, वो सब, कुकीज़ का। तो इसको हम कवर करेंगे यूजिंग ट्राई हैकमी, जो कि ट्राई हैकमी आपको पता ही है प्लेटफॉर्म है। तो ट्राई हैकमी का एक पाथ है, एक मतलब एक मॉड्यूल है जो कि है वेब फंडामेंटल्स। तो देखते हैं एक बारी। देखो, आप जाओगे ट्राई हैकमी को ओपन करके लर्न में जाओगे, लर्न में जाने के बाद आप सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च में डालोगे वेब फंडामेंटल्स। तो इसमें हम कवर करेंगे कि वेब आपके प्रोटोकॉल्स, देखो HTTP कैसे काम करता है, कुकीज़, CTF, वेबसाइट्स कैसे लोड होती हैं, HTTP, HTTPS, वो सब हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको आना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, विच इज़ बर्ब सूट। ठीक है, तो बर्ब सूट भी हम कवर करेंगे यूजिंग ट्राई हैकमी। तो हम जाएंगे सर्च में, बर्ब सूट, ये रहा बर्ब सूट। तो बर्ब सूट में अच्छे खासे एक बड़ा ये रूम है, तो बर्ब सूट में काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इंट्रूडर, रिपीटर, आपका सीक्वेंसर, कंपेयरर, सब कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं बर्ब सूट, इंस्टॉलेशन, सब इसमें आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये एक कोर्स होगा इसका भी। ठीक है, सब कोर्स बेसिकली। फिर उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो है OWASP। तो देखो, जब आपको बेसिक्स आ गए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए, एंड फिर आपको बर्ब सूट भी आ गया, तो फिर हम देखेंगे OWASP टॉप 10 थ्रेट्स, जो कि लिस्ट एक जनरेट करते हैं। OWASP एक स्टैंडर्ड है, पूरा OWASP क्या है सब बताएंगे इसमें। ठीक है, जूस शॉप करेंगे, ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ओवरपास, जैप, मल्टीडे, वेबकोट, विंडोज़ बेस, तो ये सब हम कवर करेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि इतना कुछ कवर होने वाला है इस कोर्स के थ्रू। ऐसे ही मैंने नहीं बोला था कि ये करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को जब मेरे साथ फॉलो करोगे, तो एक तरीके से जो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर एज अ काम कर रहा है ऑफिस में, आपको उस हद तक एक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, जो उसके बेसिक सारी स्ट्रक्चर है वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा, तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो जो वेब एप्लीकेशन के होंगे। ठीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर की तरह काम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में बातें नहीं कर रहा मैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा टास्क 1 से लेके टास्क 3। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कुकीज़, और फिर लास्ट में आएगा मिनी CTF। ओके, तो हम ये कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या देखेंगे, वेब सर्वर, कुकीज़, HTTP रिक्वेस्ट एंड ऑल। अब देखते हैं हम मेन क्वेश्चन, हाउ डू वी लोड वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो, वो लोड कैसे होती हैं। देखो, आप अगर ये ट्राई हैकमी जैसे मैंने लिखा tryhackme.com, सो ये है डोमेन नेम। ठीक है, tryhackme.com। अब क्या होता है, लेकिन जो डोमेन नेम है ना, उससे आपके सर्वर को समझ में नहीं आता। सर्वर समझता है IP एड्रेस की भाषा, लेकिन IP एड्रेस ह्यूमन को याद नहीं रहती। सो दैट्स वाई डोमेन नेम सर्विस आई काम में, क्योंकि हम IP एड्रेस सारी वेबसाइट के तो याद नहीं कर सकते, इसीलिए डोमेन नेम यूज़ करने लग गए हम। ठीक है, तो जब भी कभी आप इसमें टाइप करते हो, जैसे मैंने tryhackme.com टाइप करके एंटर दबाया, तो सबसे पहले एक DNS रिक्वेस्ट जाती है। DNS रिक्वेस्ट इज डोमेन नेम सर्विस रिक्वेस्ट। वो क्या है, एक तरीके से आपने येलो पेजेस देखी होगी बहुत पहले, एक डायरेक्टरी होती थी जिसमें सबके फ़ोन नंबर्स होते थे, तो वैसे ही ये होता है। सर्वर क्या करता है, चेक करता है कि अच्छा
जैसे tryhackme.com है, क्या ये मेरी डायरेक्टरी में है? अगर है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है? तो उसको ट्रांसलेट करता है आपका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। ठीक है, वो चेक करता है सबसे पहले कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो एरर दे देता है जेनरिक, और अगर करती है तो वो आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? देखो, आईपी एड्रेस होता है इस फॉर्म में, जो एग्जांपल दे रखा है 100.70.170.172.11। ये क्या होता है? इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया 100, और ये 70 दूसरा ग्रुप, 172 तीसरा ग्रुप, और 11 फोर्थ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ 4 नंबर्स ये है, और ये रेंज करते हैं जो नंबर है 0 से 255। 256 आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? आईपी एड्रेस ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई भी दुनिया में कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस है, इंटरनेट कनेक्ट डिवाइस है तो उसका आईपी होगा ही होगा। ठीक है, जैसे वेब सर्वर हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है तो उसका भी आईपी होगा। तो ये तो होता है फाइंडिंग द सर्वर, ऐसे सर्वर ढूंढा जाता है। ठीक है, जैसे tryhackme का जो सर्वर होगा उसकी आईपी सबसे पहले मिलेगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें आईपी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंटेंट कैसे लोड होता है। मतलब जैसे मैंने tryhackme.com करा तो उसको आईपी एड्रेस तो मिल गया, ठीक है, लेकिन कंटेंट जो आएगा, जैसे index.html आती है, जावास्क्रिप्ट लोड होती है, वो कैसे आएगा? तो वो होता है http गेट रिक्वेस्ट से। अब व्हाट इज एन http गेट रिक्वेस्ट? देखो क्या होता है, जो गेट रिक्वेस्ट है ये एक http वर्ब है। दैट मीन्स वर्ब क्या होता है? जैसे गेट एक अपने आप में वर्ब है, बेसिक इंग्लिश। पोस्ट अपने आप में एक वर्ब है। http क्यों? क्योंकि http टाइप है उसकी। ठीक है, क्योंकि हम वेब की बात कर रहे हैं। तो गेट मतलब क्या होता है? ये लेके आओ। जैसे बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ग्लास पानी आप मेरे लिए लेके आओ। तो ऐसे ही क्या होता है सर्वर से। अब देखो सर्वर क्या है, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर देना, बिना सोचे समझे मैं उसको रिप्लाई करूँगा। देखो सर्वर वन हु सर्व्स। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें। सर्वर क्या है? जो सर्व करता है। क्या सर्व करता है? खाने की प्लेट तो करेगा नहीं, क्योंकि वेब सर्वर है तो वेब को सर्व करेगा, यानी कि एक वेब पेज को सर्व करेगा। तो हम जैसे ही सर्वर से बोलते हैं कि index.html आप लेके आओ, तो index.html पेज खुल जाता है। ये काम होता है वेब सर्वर का। तो ये कैसे काम करता है? जब हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर को हम बोलेंगे कि भाई ये पेज हमें दे, तभी तो वो देगा ना, अपने आप नहीं होती चीज़ें। तो http गेट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? रिसोर्सेज लेके आना। चाहे वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? चाहे वो जावास्क्रिप्ट की एक फाइल हो सकती है, चाहे वो इमेज कोई फाइल हो सकती है, चाहे वो CSS फाइल हो सकती है। क्योंकि आपने देखा है एक वेब पेज कैसे बनता है, index.html। अगर आपने देखिए नॉर्मल, जैसे ये tryhackme का पेज भी है, ये भी कैसे बना है? HTML इसमें बेसिक लगी हुई है जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जो कि डायनेमिक कंटेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ क्लिक करूंगा तो क्या एक्शन होगा, वो सब। ठीक है, और जो CSS है वो बेसिक स्टाइलिंग है। जैसे ये टास्क 2 देखो ग्रीन में है, ये टिक मार्क है, ये सब CSS करती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दे रखा है कि गेट रिक्वेस्ट गई है, देखो पाथ ऑनलाइन, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आया 200, फिर उसके बाद इसने favicon.ico एक आइकन की फाइल हो गई। ठीक है, ये गई है, और फिर ओके आ गया PNG। ठीक है, ये वायरशार्क का एक आउटपुट है, और किसका है? neverssl.com कोई एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो देखो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आज के टाइम पे HTTPS यूज कर रही है। HTTPS इज अ सिक्योर एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP। मोर और लेस सेम तरीके से काम करता है। TLS 1.3 एनक्रिप्शन को यूज करता है। अगर उससे पुरानी है तो वो इटसेल्फ अ वल्नरेबिलिटी है। याद रखना 1.1 तो है ही है, और 1.1 से नीचे भी वल्नरेबिलिटी है, SSL v2 v3। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस लोग उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो डेटा भी रीड कर सकती हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं। ठीक है, जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं उसमें क्या होता था, डेटा रीड भी हो सकता था क्योंकि वो क्लियर टेक्स्ट में जाता था, एनक्रिप्टेड नहीं होता था, जैसे HTTP की बात करें तो, और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा भी हो सकता था। दैट मीन्स कि पुराने टाइम पे अगर मान लो कोई मैंने पैकेट स्निफर यूज़ कर लिया, जैसे बर्बसूट, जो कि हम देखेंगे आने वाली प्लेलिस्ट में, मतलब इसी प्लेलिस्ट के सब कोर्स में, तो क्या होता था कि वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकता था। दैट मीन्स अगर आप एक बैंकिंग वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस अकाउंट को चेंज करके अकाउंट नंबर दूसरा कर सकता था कोई भी अटैकर, तो वो पैसे दूसरे में चले जाते।
तो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं होता था वो, दैट्स वाई HTTPS आया, ठीक है। बट HTTPS भी कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हम जैसे लोगों की तो जॉब होती ही नहीं, ठीक है। तो कम्प्लीटली सिक्योर कुछ भी नहीं है, बट हाँ सिक्योर है HTTP से, ठीक है। सो ये यही एग्जांपल दे रहा था, देखो, सेंड मनी टू योर फ्रेंड दैट वुड बी डिजास्ट्रस। अच्छा, अब बात करते हैं वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर दोबारा मैंने बता देता हूँ, वैसे मैं बता दिया है। वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्ड करता है HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट को। मतलब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा HTTPS कि ये लेके आओ, तो जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि अदर पार्टी है, जो अदर सॉफ्टवेयर का एक पीस है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो सर्वर है, दैट्स इट। पॉपुलर वेब सर्वर कौन से हैं, जैसे अपाचे हो गया, Nginx हो गया, IIS हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट HTTP 80 पे रन करता है पोर्ट, और HTTPS रन करता है 443 पे। पोर्ट आपको नहीं पता तो आप मेरी नेटवर्क फंडामेंटल प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जनरली CTS वेबसाइट्स पे ही होते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई वेब सर्वर आपको मिल गया 80 पे या 443 पे रनिंग, तो आप उसको अटैक कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। CTF आपको देखना है तो आप OSCP प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब ये कह रहा है, देखो, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज नॉर्मली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। दुनिया में कितनी भी वेबसाइट्स उठा लो, मेजरली या तो वो इन तीनों का ना कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। कोई सी भी टेक्नोलॉजी उठा लो, मैं कह रहा हूँ फ्रंट एंड इसी पे बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTMल बेसिक स्ट्रक्चरिंग के लिए, ये देखो, चाहे ये बता भी रहा होगा, ये देखो, HTML स्ट्रक्चरिंग के लिए, CSS इंटरैक्ट, उसको वो बनाने के लिए, थोड़ा पेज को एक अच्छा बनाने के लिए, लुक एंड फील चेंज करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट लोड करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट रिक्वेस्ट वर्ब इज यूज्ड टू रिट्रीव पेज कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, लेके आओ, दैट मीन्स गेट रिक्वेस्ट। What port do web servers normally listen on? वेब सर्वर है तो 80 पे जनरली रन करते हैं। What is responsible for making websites look fancy? Look and feel के लिए क्या यूज करते हैं? CSS, Cascading Style Sheets, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है टास्क 2। अब बात करते हैं मोर HTTP verbs and request format की, ठीक है। तो देखो, करीब 9 डिफरेंट HTTP verbs होती हैं। verbs जैसे कि get, पोस्ट, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन, ये सब, हेड, ठीक है। तो ऐसी 9 होती हैं, हर एक का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। हम गेट को हम देख चुके हैं, वो रिट्रीव करने के लिए होता है। ऐसे ही एक होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है? गेट होता है वेब सर्वर से डेटा लेके आता है, पोस्ट वेब सर्वर पे डेटा लेके जाता है। जनरली जितना भी फॉर्म आप कहीं भी देखोगे ना, जिसमें हम इनपुट करते हैं, जैसे फीडबैक फॉर्म हो गया, ठीक है, आप उसमें फिल करते हो कुछ इनपुट फील्ड्स, आपने देखे होंगे जनरली फीडबैक फॉर्म्स। तो उसमें कुछ भी आप जब राइट करते हो और जब सबमिट बटन दबाते हो, तो एक फॉर्म एक्शन होता है, वो होता है पोस्ट। तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो गेट की बजाय पोस्ट जाती है, क्योंकि डेटा हमारा जो हमने इनपुट करा है वो सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो जो सर्वर पे जाएगा इज अ पोस्ट, और जो सर्वर से आएगा दैट इज अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब HTTP रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आती है वर्ब एंड द अदर थिंग इज पाथ। जैसे कि इसको देखो, गेट और उसके बाद पाथ index.html। दैट मीन्स कि भाई index.html लेके आओ। अब ये तो बताना पड़ेगा ना सर्वर को कि क्या लेके आओ, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे पाथ देते हैं हम यहाँ पे index.html। ये कहाँ पे? रूट में index.html पड़ी है, मतलब रूट मतलब जो सर्वर का रूट है, मैं वैसे लिनक्स वाला रूट नहीं कह रहा, तो जो सर्वर का जो रूट पाथ है वहाँ से index.html मुझे लेके आओ, ये मैं सर्वर से कह रहा हूँ। उसके बाद बात आती है हेडर्स की, ठीक है। हेडर्स क्या होता है? वो रिक्वेस्ट की थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, इनकोडिंग कौन सी है, ठीक है, मेथड कौन सा है, सब। कुकीज़ भी जनरली रिक्वेस्ट हेडर्स में आती है। फिर फाइनली आती है बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिक्वेस्ट बिना बॉडी के आपकी वैलिड नहीं होती। गेट रिक्वेस्ट में बॉडी आ सकती है, बट उसको जनरली सर्वर इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट में जनरली बॉडी नहीं आती, अगर आती भी है तो सर्वर इग्नोर कर देता है। Now here is an example for a get request। देखो, इसको हम देख लेते हैं। get main.js, तो मैं सर्वर से कह रहा हूँ कि भाई main.js फाइल ले आओ प्रोटोकॉल HTTP यूज करके, और कौन सा होस्ट है मेरा? इस ये वाला, ये IP एड्रेस हो गया, ये हो गया वेब सर्वर का पोर्ट 8081। कनेक्शन भाई अलाइव रखना, ठीक है। यूजर एजेंट स्ट्रिंग क्या बताती है? ब्राउजर बताती है, ठीक है, कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है, और
ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता देती है कई कई केस में, जो कि अच्छा नहीं होता। ये एक इटसेल्फ एक फाइंडिंग है। तो ये विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा है 64 बिट का, देखो x64 भी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र 80 है, सफारी का भी दे रखा है, ठीक है। एक्सेप्ट दे रखा है, इसने सारा पाथ दे रखा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं कहीं से भी। रेफरर वही है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एनकोडिंग gzip और डीफ्लेट है, एनकोडिंग टाइप है बेसिकली। लैंग्वेज कौन कौन सी, यूएस इंग्लिश, ब्रिटेन की इंग्लिश, और क्यू फैक्टर दे रखा है, EN इंग्लिश ही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट से ही पता कर सकते हैं कि क्रोम वर्जन 80 और विंडोज़ 10 से ये रिक्वेस्ट करी गई है। तो ये कह रहा है देखो फॉरेंसिक्स और पैकेट एनालिसिस में काम आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने देखो रिक्वेस्ट समझा दिया इसका। आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेबसाइट को खोलना है, ठीक है। जैसे ये google.com ही खुली हुई है, चलो तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये google.com नहीं, मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ। कौन सी वेबसाइट करूँ, चलो demo.testfire.net, ठीक है। अब आपको ब्राउज़र खोलना है, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, तो आपको साथ के साथ करना है, दूसरी वेबसाइट के लिए करना। पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद आपको दबाना है F12। F12 दबाने के बाद आपकी एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क में, ठीक है। नेटवर्क में जाने के बाद आपको उसको रीलोड करना है। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, इसको व्हाट्स न्यू को हटाओ, ठीक है। तो देखो इस पेज को लोड होने के लिए, demo.testfire.net को लोड होने के लिए क्या क्या फाइल आ गई है, demo.testfire.net, ये इसमें CSS देखो, स्टाइलिंग के लिए CSS, इसमें लोगो है, ये अल्टोरो म्यूचुअल के लिए ये लोगो है, हेडर की पिक है पूरी, ये वाली हेडर, GIF, ये JPG और JPG। तो ये सारी फाइल आती है कहाँ से, नेटवर्क से। F12 मैंने की यूज़ करी थी, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट का आपको देखना है साथ साथ, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर देना और ये करके देखना, तभी आप देखो चीज़ें सीख पाओगे। अब इस पर हम क्लिक करते हैं और हम इसको करते हैं, एक बार इस पर डबल क्लिक करते हैं, नहीं डबल क्लिक से तो ओपन हो जाती है। मुझे देखना है ये रे हेडर्स, ये देखो, ओके। तो इसमें हेडर्स में आप देख सकते हो, देखो रिक्वेस्ट URL, मेथड कौन सा है, गेट है, रिमोट एड्रेस ये है, रेफरल पॉलिसी ये है। रिक्वेस्ट हेडर देखो यहाँ पे देख सकते हो आप सारे रिक्वेस्ट हेडर्स, एक्सेप्ट, एनकोडिंग, लैंग्वेज, कैश कंट्रोल, कनेक्शन, कुकी देखो मैंने कहा था ना कि कुकी वैल्यू भी आ सकती है इसके अंदर। demo.testfire.net होस्ट है, ठीक है। यूजर एजेंट स्ट्रिंग दे रखी है, देखो विंडोज 10 में यूज कर रहा हूँ, 64 बिट है ये, और क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट हेडर ऐसे देखते हैं। अब वापस आ जाते हैं रिस्पॉन्स पे। तो जब हम कभी रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर से तो उसका रिस्पॉन्स आता है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कोई भी रिक्वेस्ट की जो रिस्पॉन्स है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो जो पहली लाइन होती है वो स्टेटस बताती है कि जो तुमने रिक्वेस्ट करी है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता एज अ वेब सर्वर। तो एक कोड होगा। अगर आप 404 तो देखो आपको पता ही होगा, जनरली लाइफ में हर एक बंदे ने जिसने भी इंटरनेट चलाया है उसने 404 तो देखा ही देखा होगा, ठीक है। तो नॉट फाउंड होता है 404। तो ये होता है स्टेटस कोड का ब्रेकडाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। कभी भी कोई सी भी डीबगिंग करो, वेब डेवलपर बनो, कुछ भी बनो, सिक्योरिटी में जाओ, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी करोगे ना, ये काम आएगा ही आएगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो जनरली हम देखते हैं वो होता है 200 की सीरीज, वो होता है सक्सेस रिस्पॉन्स। कोई भी गेट रिक्वेस्ट का अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है तो बेसिकली 200 होता है वो, या फिर 200 से 299 के बीच कोई भी रेंज कर सकता है। 300 वाले सीरीज के जो रिस्पॉन्स होते हैं 300 से 399, दैट आर रीडायरेक्ट। जैसे मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ bing.com और bing.com में मैंने कुछ टाइप करा तो वो रीडायरेक्ट कर सकता है मुझे किसी और पेज पे, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं और से मिलेगी, ठीक है। तो वो हो जाता है रीडायरेक्ट। या जैसे अगर मैं किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट उसमें मैंने लॉगिन नहीं करा हुआ, तो वो मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे सबसे पहले, ठीक है। तो 302 जाता है जनरली। 400 सीरीज वाले हमेशा क्लाइंट साइड के एरर होते हैं। ये डीबगिंग में बहुत कम आएगा, मैं फिर दोबारा इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तुमने कुछ भी अगर गड़बड़ी करी है ना,
तो क्लाइंट साइड के एरर आते हैं। क्लाइंट मतलब ब्राउजर बेस्ड, ठीक है। तो ब्राउजर साइड के, जैसे मान लो मैंने कोई एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी जो कि सर्वर तक जाएगी ही नहीं, वो रिक्वेस्ट ही गलत है। तो जैसे बैड रिक्वेस्ट है 402, सिंपल 404, मैंने कुछ ऐसा पेज मांग लिया जो कि सर्वर पे है ही नहीं, 404 दैट इज नॉट फाउंड, तो वो क्लाइंट साइड के एरर होते हैं। 500 के होते हैं सर्वर एरर, मतलब सर्वर ने कोशिश करी बट कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके एंड पे। जैसे बैड गेटवे 502 कई बार आ जाता है, आज ही आया था मुझे ऑफिस में, मैं कुछ ट्राई कर रहा था, ऑफिस का एक पेन टेस्ट कर रहा था, उसमें 502 आने लग गया था, तो मैं डीबग कर रहा था उसको, मुझे याद था 502 बैड गेटवे होता है। तो ये इसीलिए काम आता है, आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन स्टेटस कोड की तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मैं क्लिक करके भी एक बार दिखा देता हूँ, देखो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। वापस आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्स हेडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रिस्पॉन्स हेडर भी एक बार देख लेते हैं, कहाँ खुला था वो पेज, हाँ ये रहा, रिक्वेस्ट हेडर ये रहे, देखो रिस्पॉन्स हेडर आपका ये रहा, यहाँ पे रिस्पॉन्स में चले जाओ, अच्छा ये तो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हेडर में चले जाते हैं हम, रिस्पॉन्स हेडर ये रहा, व्यू सोर्स, ये देखो HTTP 200, मैंने उससे पेज मांगा सर्वर से, उस पर था तो 200 आ गया। सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है ये भी एक फाइंडिंग होती है, स्मॉल मतलब लो सिविरिटी फाइंडिंग बोलते हैं इसको, कि ये अपाचे कोएट का ये वर्जन यूज़ कर रहा है, ये वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे सर्वर दिखा रहा है, नहीं तो आपका यहाँ पे सर्वर नहीं दिखाएगा। बग बाउंटी में भी आप इसको कई बार देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा इशू मिल जाता है तो कई आपको पैसे मिल जाते हैं, $50 $100 इसी चीज़ पे खाली। तो ये भी एक फाइंडिंग होती है। कंटेंट टाइप क्या है, जो टेक्स्ट और HTML यूज़ कर रहा है, जो कंटेंट टाइप है मतलब जो डेटा जो जा रहा है वो टेक्स्ट और HTML की फॉर्म में जाता है। ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड है, डेट ये है, ठीक है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी 21 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स हेडर। तो रिस्पॉन्स हेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार बताया था कि कौन सा वेब सर्वर है, ठीक है। कुकीज़ भी कई बार दे देता है, जो कि बाद में कभी किसी टेस्ट में काम आ सकती है, सेशन मैनेजमेंट रिलेटेड अटैक्स में काम आ सकती है। तो जैसा उसमें हमने अभी देखा ऐसे ही ये देखो, इसमें भी देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट का 200 सीरीज़ का रिस्पॉन्स है, बाइट्स है, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, लास्ट मॉडिफाइड, console.log, ये तो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वर्ब वुड बी यूज्ड फॉर अ लॉगिन। देखो लॉगिन करना है, दैट मीन्स हमें कुछ डेटा भेजना पड़ेगा सर्वर पे। अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके जब सबमिट करेंगे तो वो सर्वर पे जाएगा, तभी तो मैच कर पाएगा सर्वर। अगर हम सीधे ही कहेंगे कि भाई मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, तो लॉगिन पेस्ट को सर्वर दे सकता है, बट जब आप क्रेडेंशियल्स डालोगे उसमें तभी तो आप लॉगिन कर पाओगे ना। तो कुछ डेटा आपको भेजना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको भेजना पड़ेगा, या OTP अगर है तो OTP भेजना पड़ेगा। तो कुछ भी आप सर्वर पे भेजोगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट वुड बी वी वुड बी डूइंग इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। व्हाट वर्ब वुड बी यूज्ड टू सी योर बैंक बैलेंस वंस यू आर लॉग्ड इन। अगर तुम लॉग इन कर चुके हो और तुम्हें बैंक बैलेंस देखना है तो तुम सर्वर से मांगोगे कि भाई मुझे एक ऐसा पेज लेके आओ जो मेरा बैंक बैलेंस दे। जैसे आप कोई भी वेबसाइट HDFC बैंक ले लो, यस बैंक ले लो, ऐसे कोई से भी बैंक पेज पे जब जाओगे तो जब आप बैंक बैलेंस देखते हो तो एक गेट रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में जाती है। कभी भी आप F12 दबा के नेटवर्क में जाके, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आप ये चेक कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ऐसी चीज़ें करा करो तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। डज द बॉडी ऑफ अ गेट रिक्वेस्ट मैटर? तो हमारा इसमें आता है नो, ठीक है। क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो बॉडी में जो डेटा होता है वो वैलिडेट होता है सर्वर पे, तो उसमें डेटा आएगा ही आएगा, तभी तो पोस्ट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट में आप जितना मर्जी आप बॉडी में डेटा डाल दो मैटर नहीं करता, तो इसका आएगा नहीं। What is the status code for I am a teapot? तो इसको देखो हम सीधे जाते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, तो ये आता है 418। ये मोज़िला का रिस्पॉन्स है 418, तो मैंने यहाँ से इसको ढूंढ के निकाला, सिंपल सीधी सी बात है। What status code will you get if you need to authenticate to access some content and you are unauthenticated? ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटस कोड है अगर तुम्हें किसी वेब पेज के लिए ऑथेंटिकेशन करना है, तुम मतलब क्रेडेंशियल्स तुम्हें चाहिए बट तुमने कहीं क्रेडेंशियल्स डाले नहीं और तुम्हारे पास है भी नहीं,
ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स उसको चाहिए बट यू आर अनऑथेंटिकेटेड, तुमने ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं डाले और तुम उसको एक्सेस कर रहे हो, तो कौन सी आएगा? सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। हमने क्लाइंट साइड पे गलती करी है, मतलब हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है उसके और हम उस पेज को कर रहे हैं, तो उस सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सबसे पहले ये क्लाइंट साइड पे गलती हो जाएगी। तो क्लाइंट साइड दैट मीन्स 400 सीरीज और 401 होता है इसका। देखो अगर मैं बात करूं HTTP 401, ये देखो अनऑथोराइज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अनऑथोराइज्ड के लिए 401। तो सबसे पहले बात करते हैं कुकीज़ होती क्या है। देखो कुकीज़ एक स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा होता है जो कि ब्राउज़र में स्टोर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हर एक ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम कह लो, फायरफॉक्स कह लो, ठीक है, क्रोमियम कह लो आपके, और डिफरेंट ब्राउज़र कह लो, यूसी ब्राउज़र भी आप कह सकते हो, तो डिफरेंट ब्राउज़र आपके डिफरेंट कुकी स्टोर करते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सेम कुकीज़ ही सब में यूज़ होती है। नहीं, हर एक ब्राउज़र अपना डिफरेंट कुकीज़ को स्टोर करता है। अब कुकीज़ का यूज़ क्या है? कुकीज़ जो जनरली यूज़ होती है वो सेशन मैनेजमेंट में होती है। सेशन मैनेजमेंट मतलब कि अगर आप किसी एक एप्लीकेशन पे हो अभी, ठीक है, और आपने उसको लॉग आउट कर दिया तो वो सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर आप उस पर लॉग्ड इन हो और आपने लॉग आउट नहीं करा है और फिर दोबारा आप उसको एप्लीकेशन को खोलते हो, तो उसको ब्राउज़र को पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा इस टाइम पे लॉग इन हुआ था और ये अभी भी लॉग्ड इन ही है, तो ये दोबारा उसको ओपन कर रहा है, तो खुल जाती है। जैसे फेसबुक है, अगर आप देखोगे, अगर आप उसको लॉग आउट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप उसको दोबारा या दूसरी टैब में खोलते हो तो खुल जाती है एप्लीकेशन, क्योंकि वो कुकीज़ मेंटेन होती है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होगे कि अगर आपने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट देखा, चाहे अमेज़ॉन कह लो, फ्लिपकार्ट कह लो, तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा तो उससे रिलेटेड आपको एड्स आने लग जाते हैं। तो कुकीज़ के ज़रिए वो आप एक तरीके से ट्रैक होते हो कि अच्छा आपको ये पसंद है तो उस बंदे को ये प्रोडक्ट दिखाओ। तो इसीलिए आप देखते हो, जैसे ट्राई हैक में भी, अभी हम ट्राई हैक में यूज़ कर रहे हैं, तो देखो मैंने इसको गॉट इट पे क्लिक नहीं करा था आपको दिखाने के लिए। वी यूजेस कुकीज़ टू एंश्योर यू गेट द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस। ऐसे ही आप पॉपअप कहीं वेबसाइट पे देख लोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसा ही पॉपअप देखोगे आप कि वो कुकीज़ यूज़ करते ही करते हैं। तो इस पर अब मैं कर देता हूँ गॉट इट, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ होता है और आपका सेशन मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। अब कुकीज़ क्या होता है कि जनरली ना हर एक HTTP रिक्वेस्ट के साथ भेजी जाती है। तो ये तो हुआ कुकीज़ होती क्या है, एक स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा जो कि ब्राउज़र में स्टोर होता है, जो कि सेशन मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, और हर एक ब्राउज़र डिफरेंट कुकीज़ स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं वाई कुकीज़। कुकीज़ ज़रूरी क्यों है? देखो क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल ना स्टेटलेस होता है, मतलब हम पता नहीं कर सकते, उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेटलेस है, ठीक है। तो कुकीज़ होती हैं वो ट्रैक करने के लिए होती हैं। कोई भी एक यूज़र है उसको ट्रैक करने के लिए, यूज़र डेटा को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि आपके कार्ट में क्या क्या डेटा है, कोई शॉपिंग वेबसाइट ले लो तो वो जो डेटा है उसको ट्रैक करने के लिए आप कुकीज़ का यूज़ करोगे। HTTP नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्टेटलेस है। आपने क्या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे आपने क्या करा है, कितनी देर तक आप रहे हो उसमें, लॉग्ड इन रहे हो, ये सारी चीज़ें हम कुकीज़ से मैनेज करते हैं। तो ये तो होगी वाई कुकीज़। अब बात करते हैं कुकीज़ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कुकीज़ जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। देखो सबसे पहले कुकीज़ का एक नेम होता है, एक वैल्यू होती है, एक एक्सपायरी डेट होता है और एक पाथ होता है। नेम क्या होता है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है, और वैल्यू होती है जहाँ पे वो डेटा स्टोर है, ठीक है। एक्सपायरी डेट होता है कि ब्राउज़र जो है उस कुकी को कब डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब लेट्स से अगर उसमें लिखा है जैसे आज थर्सडे है तो उसमें लिखा है सैटरडे को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, टाइम दे रखा होगा, तो सैटरडे को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एक एप्लीकेशन में वो कैसे वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। पाथ होता है कि रिक्वेस्ट जो है, व्हाट रिक्वेस्ट द कुकी विल सेंड, मतलब क्या रिक्वेस्ट है जो भेजेगा। जनरली जो भी आपकी ऐसी होती है ना जहाँ पे सेट होती है कुकी, उनके साथ तो कुकी जाती ही जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन इसको सेट करता है, तो जनरली वेब सर्वर होता है वो कुकीज़ को सेट करता है बाय सेट कुकी हेडर। देखेंगे हम, रिस्पॉन्स हेडर में होता है जनरली है, ठीक है, या फिर हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़र पे। तो व्हाट आर कुकीज़ हो गया, वाई कुकीज़ हो गया। अब बात करते हैं यूजिंग कुकीज़। देखो जब आप एक वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो आपको एक टोकन मिल जाता है, सेशन टोकन। वो आप
के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कि वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी है। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट कि लेट्स से मैं किसी एप्लीकेशन पे लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, तो वेब सर्वर पे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन की बात कर लो, ठीक है, अमेज़ॉन पे बहुत सारे कस्टमर होंगे जो उस टाइम पे भी लॉग्ड इन होंगे, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो अनुज की ही है, ठीक है। वो वेब सर्वर को कैसे पता चलेगा? वो कुकीज़ के ज़रिए पता चलेगा। इसीलिए कुकीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही आइडेंटिफाई करती है कि अच्छा ये रिक्वेस्ट अनुज की है, ये रिक्वेस्ट बाकी किसी और की है। तो अब बात करते हैं, अगर ये जो आपकी कुकीज़ हैं जो कि ब्राउज़र मेंटेन कर रहा है वो कोई चुरा ले, एक मैन इन द मिडिल अटैक होता है, बर्ब सूट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बर्ब सूट से हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर हम सेम नेटवर्क में हैं तो अगर मैन इन द मिडिल जैसे अटैक से कुकीज़ कोई स्टील कर ले तो वेब सर्वर को क्या लगेगा कि वो जो रिक्वेस्ट है, चाहे मैं नहीं भेज रहा, मेरी कुकीज़ किसी और ने चुरा ली, तो वो वेब सर्वर को लगे ओके यही रिक्वेस्ट अनुज की है, ठीक है। तो ऐसे आप इम्पर्सोनेट कर सकते हो। इम्पर्सोनेशन मतलब कि आप एक्चुअल में वो नहीं हो जो आप दिखा रहे हो। मतलब जैसे कोई अमित है लेकिन वो बता रहा है कि मैं अनुज हूँ उसकी तरह, ठीक है, तो वो इम्पर्सोनेशन हो गया। तो ऐसे अटैक हो सकते हैं कुकीज़ के ज़रिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैनिपुलेटिंग कुकीज़। तो कुकीज़ को आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? देखो हम देखेंगे इसको पूरा प्रैक्टिकली। एक ब्राउज़र डीबगिंग होती है, ठीक है, ब्राउज़र डीबगर आप ओपन कर सकते हो F12 से मोज़िला फायरफॉक्स में, ठीक है, और क्रोम में भी आप F12 से कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि आप एप्लीकेशन सेक्शन में कुकीज़ आप देख सकते हो क्रोम में, हम इसको देखेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। और एक प्लस बटन भी होता है ताकि आप खुद से भी कुकीज़ अपना एक कस्टम कुकी भी आप जनरेट कर सकते हो। और न्यू वेब यानी कि HTML5 में भी एक नए ऑप्शन भी आ गए हैं, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, तो वो भी दिखाते हैं, हम देखेंगे इसको भी, ठीक है। मोर ऑन कुकीज़, अब एक बारी इसको भी ओपन कर लेते हैं हम। इसमें भी कुकीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ HTTP कुकी क्या होती है, जो कि सर्वर जनरली सेंड करता है ब्राउज़र को, एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, हम देख चुके हैं। तो कुकीज़ के 3 पर्पस होते हैं मेनली, सेशन मैनेजमेंट, पर्सनलाइजेशन और ट्रैकिंग। सेशन मैनेजमेंट मतलब जैसे लॉगिन्स, ठीक है, आपने कब लॉगिन करा, कब लॉग आउट करा, उसको मैनेज करने के लिए। शॉपिंग कार्ट्स हो गए, उसको मैनेज करने के लिए क्या सामान है, गेम के स्कोर्स हो गए, ये सब, ठीक है। जो भी सर्वर को याद रखना है ना, वो एक तरीके से कुकीज़ का काम है, जो भी सर्वर को याद रखना है कि ये यूज़र ने ये करा है, ये यूज़र ने ये करा है, ऐसे। पर्सनलाइजेशन हो गया, जैसे थीम्स हो गई, आप देखते हो बहुत सारी थीम्स वगैरह वेब एप्लीकेशन में होती है। यूज़र की प्रेफरेंसेस होती है, जैसे आपने यूज़र प्रेफरेंस सेट कर रखी है तो वो कैसे याद रखेगा ब्राउज़र कि आपकी ये वाली थीम है, ये वाली यूज़र प्रेफरेंस है, वो कुकीज़ के जरिए याद रखता है, ठीक है। ट्रैकिंग, आपका बिहेवियर ट्रैक करने के लिए एडवर्टीजमेंट में बहुत काम आता है अगेन, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिंग कुकीज़। ये जो वेब डेवलपर है उनके लिए काम आएगा, वैसे उनको पता होगा। तो हम क्या करते हैं, सेट हाइफन कुकी और कोलन, और यहाँ पे कुकी का नेम आता है और कुकी की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ऐसे होती है सेट, जैसे कि ये देखो, कुकी कोलन यमी अंडरस्कोर कुकी, ये उसका नेम हो गया, और चौको हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे सेट होती है कुकीज़। अब बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ कुकी आप कैसे डिफाइन करते हो। तो आप ऐसे करते हो, सेट हाइफन कुकी अगेन, ठीक है, कोलन, और एक्सपायर्स आता है, एक हेडर आ जाता है आपका कुकी का, जो कि बताता है कि ये कुकी कब तक रहेगी। जैसे इसमें कर रखा है थर्सडे 31 अक्टूबर 2021, तो तब तक ये रहेगी और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बट अगर आप उसमें जाके, जहाँ पे आप डेटा डिलीट करते हो, कुकीज़ डिलीट करते हो ब्राउज़र में, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट होता है उसका शॉर्टकट, तो जहाँ से आप हिस्ट्री वगैरह डिलीट करते हो, ठीक है, जब आप वहाँ से डिलीट करोगे तो उसका फिर कोई काम नहीं रह जाएगा। ये तो तब ये जो टाइम डिफाइन करता है कि वो ऑटोमेटिकली कब डिलीट होगी, ओके। अब बात करते हैं कुकीज़ की सिक्योरिटी की, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी में तो हमें पता होना चाहिए। तो कुकी के मेजरली 2 एट्रीब्यूट होते हैं जो उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिक्योर, द अदर वन इज़ HTTP ओनली। अगर आपने कुकी में सिक्योर फ्लैग सेट कर रखा है, दैट मीन्स वो जो कुकी है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेगी, वो HTTPS ही करेगी। HTTPS बीइंग अ सिक्योर प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बारी हम उसको HTTPS प्रोटोकॉल को भी ना कई बारी HTTP प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट भेज देते हैं यूजिंग बर्ब सूट या कोई भी मैनिपुलेशन करके पैकेट्स की, ठीक है। तो वो हम नहीं भेज पाएंगे अगर कुकीज़ में सिक्योर फ्लैग सेट होगा तो,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो HTTP रिलेटेड जो मैन द मिडल अटैक होते हैं, ऐसे अटैक नहीं पॉसिबल नहीं हो पाते। अब एक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बचाने के लिए। अगर कुकी में HTTP ओनली सेट है तो वो क्या करता है कि भाई जो जावास्क्रिप्ट वाले अटैक होते हैं, जैसे document.cookie एक पेलोड होता है, अगर आप स्क्रिप्ट document.cookie और आप फिर दोबारा स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हो तो जावास्क्रिप्ट का एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक पेलोड होता है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो कुकी को स्टील करना यूजिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो पॉसिबल नहीं होता अगर आप HTTP ओनली सेट करते हो तो अगेन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कुकीज़ कहाँ भेजी जाती हैं। तो देखो दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है पाथ। तो डोमेन, अगर जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन है xyz.com, तो डोमेन आप xyz.com ही सेट करो, ठीक है। या फिर सब डोमेन पे आप कर सकते हो सेट, लेकिन अगर कोई और एप्लीकेशन उसमें है तो वो यानी कि सही नहीं है, ठीक है। पाथ एट्रीब्यूट है तो पाथ भी आप अपनी एप्लीकेशन का ही दो। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन xyz.com/mv, तो वो /mv आना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे /docs है। अगर पाथ आपका खाली ये सेट है तो ये भी गड़बड़ है, ये भी एक इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है सेम साइट एट्रीब्यूट कुकीज़ का। ये CSRF अटैक होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। CSRF में क्या होता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन पर लॉग्ड इन हो और आप पे कोई एक लिंक आया कहीं से और आप उसको नेक्स्ट टैब में ही, जिसमें ब्राउज़र में आप एप्लीकेशन में आप लॉग्ड इन थे, तो नेक्स्ट टैब में ओपन करते हो तो वो चेंजेस कर सकता है कोई भी अटैकर उस एप्लीकेशन में जिसमें आप लॉग्ड इन हो, ठीक है। CSRF अटैक से बहुत सारी अनइंटेंडेड एक्शन आपसे परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। तो सेम सेट एट्रीब्यूट होगा तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब अटैकर नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लिंक पढ़ लेना, इसमें कुकी के प्रीफिक्सेस वगैरह भी है, जावास्क्रिप्ट एक्सेस भी है, सिक्योरिटी हम देख चुके हैं, थर्ड पार्टी कुकीज़ देख चुके हैं, है ना। तो ये सब है, एक बार ही देख लेना सेम साइट के बारे में और HTTP कुकी के बारे में। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो वेबसाइट हम देखते हैं दोबारा demo.testfire.net, ठीक है। हम करते हैं F12 ऑन, इसको हम करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखो मैं हूँ गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप मोजिला में भी कर सकते हो, किसी और ब्राउज़र में भी कर सकते हो। एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं, स्टोरेज में नहीं, मैं जाता हूँ कुकीज़ में, ठीक है। ये देखो कुकीज़। तो अब आप देख सकते होगे कि ये नेम है कुकी का। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अनडॉक कर लेता हूँ एक सेपरेट विंडो में ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो JSession ID, वैल्यू, डोमेन, पाथ। देखो क्योंकि ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है demo.testfire, इसलिए पाथ इन्होंने ऐसे दे रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेशन साइज HTTP ओनली और सिक्योर फ्लैग इन्होंने सेट कर रखा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। सेम साइट नहीं कर रखा तो CSRF इस पर हम ट्राई कर सकते हैं। प्रायोरिटी मीडियम दे रखी है। तो ऐसे होती है कुकी आपकी, ठीक है। ये देखो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो लोकल स्टोरेज ये रही, इसमें कोई अभी तक कुछ स्टोरेज है नहीं, कोई सेट नहीं है। देखो यहाँ पे भी सेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे होता है इसकी कुकी की वैल्यू। ऐसे आप किसी भी वेबसाइट की कुकीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस रीड एंड ट्राई अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन, चेक आउट द लिंक फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो मिनी CTF, टाइम टू पुट व्हाट यू हैव लर्न टू यूज़। जो भी हमने अभी तक सीखा है सब काम आएगा और नई चीज़ें भी सीखेंगे। सो मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। सो HTTP रिक्वेस्ट ना हम बिना ब्राउज़र के भी कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी यूटिलिटी है जिसका नाम है कर्ल। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यूटिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। कर्ल आपको यूज़ करना पड़ ही जाता है। अगर आप OSCP कर रहे हो तो कर्ल तो बहुत ही काम का है, ठीक है। और वैसे भी बहुत काम का है ये, ठीक है। तो कर्ल का मेन फॉर्मेट होता है कर्ल और URL। अगर आपको एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो जैसे हम अगर किसी ब्राउज़र में मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ google.com, तो ये एक तरीके से गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब भी हम ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट आती है, तो ऐसे ही कर्ल में होता है। कर्ल URL दोगे तो एक गेट रिक्वेस्ट उसको जाती है उस पर्टिकुलर URL को। पोस्ट के लिए आपको ऐसे करना होता है -X पोस्ट, ठीक है। और डेटा के लिए आपको करना होता है -D, देखेंगे अभी हम ये। तो
जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कुकीज़ हैं वो डिफरेंट ब्राउज़र में शेयर नहीं होती, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आप कर्ल से कुकी हिट करोगे तो ब्राउज़र पे शो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मोज़िला से कुकी आप क्रिएट कर रहे हो या हिट कर रहे हो और गेट कर रहे हो तो आप दूसरे ब्राउज़र में वो नहीं दिखेगी, तो जिससे करो उसी से दिखेगी, ठीक है। तो एक वेब सर्वर रन हो रहा है इस पोर्ट पे। मैंने इस मशीन को स्टार्ट कर लिया है, यहाँ पे स्टार्ट मशीन, टाइम बचाने के लिए। तो आप क्या करना, मशीन को स्टार्ट कर लेना और आप कनेक्ट कर लेना VPN से। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, कर चुका हूँ ये मैं। तो अब बात करते हैं CTF की। तो क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ द गेट फ्लैग। तो इसके लिए इन्होंने दे रखा है कि गेट रिक्वेस्ट को मेक करने के लिए आपके CTF गेट पाथ पे जाना है। तो सिंपल हम करेंगे कर्ल HTTP CTF के गेट पाथ पे जाना है। ये आ गया गेट फ्लैग। सिंपल, आपको उसके CTF गेट पाथ पे जाना है। ये पूरा वेब सर्वर है, तो आपको पहला मिल जाएगा। अब दूसरा, पोस्ट रिक्वेस्ट हमें मेड करनी, किसको, CTF पोस्ट पाथ को। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ल -x पोस्ट -d या हाइफन डेटा भी कर सकते हो आप, ठीक है। फ्लैग प्लीज HTTP CTF पोस्ट। सिंपल। -d कब आता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हमेशा एक बॉडी आती है और बॉडी में डेटा होना ज़रूरी है। तो ये जो डेटा इन्होंने दिया हुआ है, देखो, फ्लैग प्लीज आपका बॉडी आएगा और CTF पोस्ट को मैं रिक्वेस्ट करनी है। तो X पोस्ट, डेटा आ गया फ्लैग प्लीज और ये CTF पोस्ट। ऐसे कर्ल में काम करता है। तो ये गेट फ्लैग आ गया, ये आ गया आपका पोस्ट फ्लैग। अब बात करते हैं गेट अ कुकी। मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू CTF गेट कुकी एंड चेक द कुकी द सर्वर गिव्स यू। तो ये हम ब्राउजर से भी कर सकते हैं, ब्राउजर से करके देख लेते हैं एक बारी। तो हमें चाहिए, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, गेट कुकी, क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट मेक करनी है, राइट। तो हम ब्राउजर से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुकीज़ चेक करना आसान होता है। मैंने आपको पिछली बारी भी दिखाया था कैसे कुकीज़ चेक करते हैं। ओके, तो इसको हम करते हैं रिक्वेस्ट चेक योर कुकीज़। अब हम चेक कैसे करते हैं कुकीज़ को, F12 दबाते थे, F12 दबाते थे हम स्टोरेज में यहाँ पे कुकीज़ में, और ये आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू में जो फ्लैग है, ये इसका आंसर है, गेट अ कुकी फ्लैग का, ठीक है। अब बात करते हैं सेट अ कुकी फ्लैग की। तो सेट अ कुकी विद नेम फ्लैग प्लीज, वैल्यू फ्लैग प्लीज इन योर डेव टूल या कर्ल से, और गेट रिक्वेस्ट भेजनी है इसको। सिंपल। तो हम कुकी कैसे क्रिएट करेंगे, प्लस पे जाएंगे, ठीक है। प्लस में जाने के बाद इसको हम करेंगे एडिट, यहाँ पे लिखेंगे फ्लैग प्लीज, वैल्यू में लिखेंगे फ्लैग प्लीज, पाथ, चलो पाथ को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे हम सेंड कुकी को, यही लिखा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सेट अ कुकी फ्लैग प्लीज, वैल्यू फ्लैग प्लीज एंड मेक अ रिक्वेस्ट टू CTF सेंड कुकी। तो वेब सर्वर के बाद CTF सेंड कुकी, तो ये आ गई वैल्यू। तो ये हो गया हमारा चौथा भी कंप्लीट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं कर्ल और ब्राउज़र से पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट। समझ में नहीं आया तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, और कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।